Hello friends, welcome back to my channel after a long break. We are really sorry that we are not connected with you from the last 2 weeks because of some health issues. But today we will continue with our chapter which we are doing history chapter first. What, where, how and when. And we will try to make these videos some long to complete this chapter. And I know that your exams are coming in the next month. So it's not possible to complete the whole syllabus. So after this, just comment or DM to let us know which chapter you want to do the first. We will do that chapter first. Don't take any stress about your exam. Just prepare fully and let us know how can we help you to learn the things better. So let's go with this chapter. This chapter is described in the NCERT with some topics. Some headlines are given. फर्स्ट हेडलाइन इज व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम लोग अपने पास्ट से सीख क्या क्या सकते हैं, वो क्या क्या चीजें हैं जो हम हिस्ट्री पढ़ते वक्त हमें पता चलती है. व्हाट वी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम द हिस्ट्री. तो देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर दैट व्हाट वी लर्न फ्रॉम द पास्ट. पास्ट मीन्स हिस्ट्री. पास्ट इज रेफर टू द हिस्ट्री, कि जो हमारी हिस्ट्री है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, इनिशियल चैप्टर है एसएसटी में हिस्ट्री का. तो वहां हमें सबसे पहले ये देखना है कि हिस्ट्री से हमें पता क्या क्या चलता है, हमें हमारे पास्ट के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें पता चलती हैं. तो पहली बात जो हमें पता चलती है वो है व्हाट पीपल एट, यानी कि लोग उस वक्त क्या खाते थे. आज जो हम लोग खा रहे हैं, अलग अलग तरह का फूड हम लोग यूज करते हैं. हमने वैसे पहले भी पढ़ा है कि जो लोग अलग अलग जगह रहते हैं डाइवर्सिटी चैप्टर में, उन सबके जो ईटिंग हैबिट्स हैं, उनकी जो ड्रेसअप है वो सब डिफरेंट होता है. क्यों होता है? तो हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है जब हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं कि उस टाइम पे लोग क्या खाते थे. देन क्लोथ दे वोर, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे. क्या हम आज जिस तरह का आउटफिट पहन रहे हैं, क्या वो लोग भी उसी तरह का पहन रहे थे या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं. कुछ चेंजेस आपने भी देखे होंगे. पहले जो ड्रेसअप था नॉर्मली लोगों का वो चेंज हो रहा है. तो क्या हम अगर बहुत ज्यादा पीछे जाते हैं अपनी हिस्ट्री में तो किस तरह का ड्रेसअप उनका रहता था. देन होम्स इन विच दे लिव्ड, आज जिस तरह के घर हैं, जिस तरह के बंगलोज हम कह सकते हैं, जिस तरह की स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, क्या पहले भी उसी तरह के स्ट्रक्चर्स थे. क्या वो लोग भी सीमेंट और ब्रिक्स यूज कर रहे थे या कुछ डिफरेंट चीज वो लोग यूज कर रहे थे. ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. देन अबाउट लाइव्स ऑफ द हंटर्स, हेडर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, कॉमन पीपल. इन सबकी अलग अलग लाइफ होती है, क्योंकि हर किसी की लाइफ शेड्यूल अलग है. आपकी अलग है, मेरी अलग है, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी अलग अलग है. तो हम हिस्ट्री में ये पढ़ते हैं कि अलग अलग जो हमारी पर्सन्स थे या हैं अभी भी, उन सबकी लाइफ कैसी थी. रूलर्स कैसे रहते थे, मर्चेंट्स कैसे रहते थे, हंटर्स कैसे रहते थे, फार्मर्स क्या करते थे, उस टाइम पे बच्चे क्या करते थे. तो ये सारी चीजें भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. उसके बाद आता है अबाउट द गेम्स प्लेड बाय किड्स. उस टाइम पे बच्चे किस तरह के गेम्स खेलते हैं. देखो आज के टाइम हम देखें तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं. पर अगर हम 90s के किड्स की बात करें तो वो लोग गलियों में खेला करते थे. जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं, शायद कुछ का नाम भी आपने नहीं सुना होगा, गुल्ली डंडा, सितोलिया, पकड़म पकड़ाई, हाइड एंड सीक. तो ये सारी गेम्स हम खेलते थे. तो जो चीजें हम लोगों ने खेली हैं, क्या हमारे पास में हमसे पीछे की जनरेशन की अगर बात करें तो वो किस तरह के गेम्स खेलते थे. स्टोरीज, प्लेज एंड सॉन्ग, किस तरह की स्टोरीज वो सुनते थे, किस तरह की स्टोरीज उस वक्त लिखी जाती थी. किस तरह के प्लेस का मतलब ड्रामास, किस तरह के थिएटर्स होते थे, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे लोग, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं. सॉन्ग्स यानी कि हमारे जो डेली रूटीन के सॉन्ग्स हैं, चाहे हम किसी फेस्टिवल के लिए गा रहे हैं, किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए गा रहे हैं, किसी फंक्शन के लिए गा रहे हैं, तो वो सॉन्ग्स कौन से थे, किस तरह लोग अपना इंटरटेनमेंट करते थे. बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं. तो हमें हिस्ट्री से जब हम पास्ट को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें हमें उससे पता चलती है कि लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, किस तरह की वो रहते थे, क्या खाते थे. एवरीथिंग वी कम टू नो फ्रॉम द पास्ट. और हम लोगों ने पढ़ा है कि हमें पास्ट को पढ़ना क्यों है, ताकि हम लोग अपनी प्रेजेंट लाइफ को, फ्यूचर लाइफ को
बेटर कर सकें, इसलिए हमें हमारे पास्ट को पढ़ना होता है। ये तो था इस चैप्टर में फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन जो हमें दिया है वो है वेयर डिड पीपल लिव। वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ थे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में हमें दिए गए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां रहते थे जहां कोई रिवर बैंक होता था या फिर नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल होते थे, ताकि उनका रहना आसान हो जाए। कुछ पॉइंट्स हमें इस चैप्टर में दिए हैं। सबसे पहले दिया है रिवर नर्मदा का। इसके लिए हमारी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें एक मैप भी दिया गया है इंडिया का, जहां पे सारी लोकेशंस दी हुई हैं। रिवर नर्मदा के पास से हमें क्या पता चला है, वो लोग स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड मतलब रिवर के पास उन्हें जो भी मटेरियल मिलता था, जो भी सामान मिलता था, उसको वो यूज करते थे, गैदर करते थे और फिर उसे यूज करते थे। अगर हम आगे चलें चैप्टर में तो हमें सुलेमान एंड किरदर हिल्स के बारे में दिया गया है कि यहाँ के लोगों ने पहली बार क्रॉप उगाया था। ग्रो क्रॉप, ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री में पता चलती हैं कि लोग रिवर नर्मदा के पास जो लोग रहते थे वो स्किल गैदरर्स थे। सुलेमान एंड किरदर हिल्स के पास जो रहते थे उन्होंने सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो किया था, और वो क्रॉप्स कौन थी, व्हीट एंड बार्ली। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें फर्स्ट टाइम पे किस क्रॉप के कल्टीवेशन के सोर्सेज मिले हैं। सबसे पहले कौन सी क्रॉप्स उगाई गई, कल्टीवेट की गई थी हमारी हिस्ट्री में, दैट आर व्हीट एंड बार्ली, जिसके हमें ट्रेसेस मिले हैं कि सबसे पहले इन्हें ग्रो किया गया था। यहाँ से हमें एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की भी प्रूफ्स मिले हैं। यानी जो लोग सुलेमान किरदर हिल्स के पास रहते थे उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था, एनिमल्स को अपने साथ रखना, उन्हें यूज करना स्टार्ट कर दिया था, चाहे वो सामान उठाने के लिए या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए उन्हें वो लोग अपने साथ रखते थे। उसके बाद जो हमें दिया गया है हमारी बुक में, दैट इज गारो हिल्स, विंध्यन, हमारा जो प्लेटिग्यूज का पार्ट है वहां का, विंध्यास का। यहां से हमें मिला है फर्स्ट ग्रोन राइस के ट्रेसेस। सुलेमान एंड किरदर हिल्स के पास हमें व्हीट एंड बार्ली के ट्रेसेस मिले, लेकिन हम लोग राइस भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्पेशली हमारा जो साउथ साइड है इंडिया में वो बहुत ज्यादा राइस यूज करते हैं। तो गारो हिल्स जो कि विंध्यास हमारा नीचे वाला जो पार्ट है, वहां पे हमें फर्स्ट टाइम राइस के भी ट्रेसेस मिले हैं कि फर्स्ट टाइम जो राइस ग्रो किया गया था वो गारो हिल्स विंध्यास में किया गया था। नेक्स्ट हमें मिलता है इंडस रिवर। ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में उसने सिर्फ हमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि क्या क्या चीजें हमें हमारे पास से पता चली है कि कहाँ कहाँ जो हमारी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, ओल्ड सिविलाइजेशन है, स्टार्टिंग सिविलाइजेशंस है, वो कहाँ रहती थी। तो इंडस रिवर्स के पास हमें फर्स्ट सिटीज मिली हैं, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बिकॉज इट इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन द इंडियन हिस्ट्री, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जो कि इंडस रिवर्स के पास हमें मिली है। तो यहाँ पर फर्स्ट सिटीज जो अच्छी ग्रोन अप सिटीज थी उनके ट्रेसेस हमें मिले हैं, चाहे वो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। तो ये सारी चीजें भी हमें हमारे पास से पता चलती है। जो लास्ट पॉइंट हमें यहाँ दिया गया, रिवर नर्मदा, सुलाइमान एंड किरदर हिल्स, गारो हिल्स एंड इंडस रिवर्स के बाद जो फर्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट हमें यहाँ दिया है वो है गंगा। गंगा रिवर बैंक के पास जो हमें ट्रेसेस मिले हैं उसके बारे में भी चैप्टर में हमें दिया गया है, दैट इज ऑफ मगध। हम लोग हिस्ट्री में फर्दर इस चीज को पढ़ेंगे। दिस इज द लार्जेस्ट पावरफुल किंगडम, फर्स्ट पावरफुल किंगडम मगध। ये हमारी हिस्ट्री का फर्स्ट पावरफुल किंगडम है जिसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये वो जगह है जहां लोग रहते थे। देखिए रिवर नर्मदा, पानी भी होगा,
फर्टाइल लैंड होगी। सेम सुलाइमान एंड क्रिदर हिल्स हैं तो वहाँ नेचुरल वेजिटेशन बहुत अच्छा होगा, तो लोग वहाँ रहते थे। गारो हिल्स, विंध्यंस, तो वहाँ अच्छी बारिश होती है, वहाँ का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो अच्छा है राइस के लिए, तो वो सारी वहाँ लोग रहते थे। उसके बाद इंडस रिवर, तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारी हिस्ट्री में कि वहाँ किस तरह से पूरी एक सिविलाइजेशन, जिसे हम आज जो एक मॉडर्न सिविलाइजेशन थी उस वक्त की, वो वहां पर डेवलप हुई थी, क्योंकि वहां पर सारी चीजें उन्हें रिवर के आसपास अवेलेबल थी। गंगा वैली के पास हमें मगध साम्राज्य मिलता है, कंप्लीट मगध किंगडम, जहाँ बहुत पावरफुल रूलर्स हुए हैं हमारी हिस्ट्री में। तो ये सारी चीजें देख के हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि लोग वहां रहते थे जहां उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे। हमें जहां भी ट्रेसेस मिले हैं पुराने चीजों के, हिस्ट्री में सिविलाइजेशंस के, वो सारे के सारे या तो हिल्स के पास जहां पर अच्छा कल्टीवेशन का नेचुरल जो वेजिटेशन है वो अवेलेबल थी, या तो वहां मिले हैं या रिवर्स के पास मिले हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को पानी और जितनी भी उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स की चीजें थी वो इजीली अवेलेबल थी। तो हम कह सकते हैं कि लोग वहां रहते थे जहां पर उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर और जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स की चीजें हैं वो इजीली मिल जाती थी। तो नेक्स्ट सेक्शन में जो ये चैप्टर है वो हमें क्या बताता है, इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर हमें बताता है कि उस वक्त लोग ट्रेवल क्यों करते थे, वाई पीपल ट्रेवल एट दैट टाइम। हमने ये पढ़ा कि लोग, हमें पास से पता क्या चलता है लोग रहते कहाँ थे, तो वो ट्रेवल क्यों करते थे, वाई डिड वाई पीपल ट्रेवल्ड। देखिए आज भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते हैं, उसके अलग अलग रीजंस होते हैं। तो उस वक्त लोग जो ट्रैवल करते थे वो क्यों करते थे, क्या उनके रीजंस हमारे रीजंस जैसे थे, या फिर उनके जो रीजंस थे वो डिफरेंट थे हमारे रीजंस से। तो ये चीज इसमें एक्सप्लेन की गई है। तो पहला उनका जो रीजन था वो था सर्च ऑफ फूड, या फिर इसे हम लाइवलीहुड भी कह सकते हैं, यानी जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी उनकी सर्च में वो लोग एक जगह रहते थे। जब वहां के नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे तो वहां को छोड़कर आगे निकल जाते थे। तो इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड वो लोग ट्रेवल करते थे। जो हमें ट्रेसेस मिले हैं हिस्ट्री में, जो हमारे हिस्टोरियंस ने हमें बताया है, उससे पता चलता है कि लोग लाइवलीहुड के लिए ट्रेवल करते थे। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है नेचुरल डिजास्टर। आज के टाइम में हम लोग नेचुरल डिजास्टर्स के लिए ट्रैवल नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफी हद तक जो है इनसे अपने आप को सेव किया है, या फिर हम एक बार वहां से अगर मूवमेंट करते भी हैं तो वापस वहां जाके सेट हो जाते हैं, क्योंकि डिजास्टर तो आते ही रहते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो लोग मूव ऑन कर जाते हैं। मान लो कहीं फ्लड आ गया है तो वो लोग उस जगह को छोड़कर आगे चले जाते थे, या कहीं पे फिमाइन आ गया है, ड्रॉट है, तो वो लोग आगे निकल जाते थे। किसी भी तरह का नेचुरल डिजास्टर होने पर वो उस जगह को छोड़कर आगे शिफ्ट हो जाते थे। तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी जो हमारे पास में हमें चीजें मिलती हैं वो लोग ट्रेवल करते थे। नेक्स्ट इज आर्म्स कॉन्क्वायर अदर लैंड। जो पावरफुल रूलर्स थे वो अपनी आर्मी के साथ अदर लैंड को कन्फायर करने के लिए भी ट्रेवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बहुत सारे अटैक्स के बारे में हम लोग हमारी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये लोग दूसरे लैंड को अपने अंदर अपने कंट्रोल में लेने के लिए, उन्हें कन्फायर करने के लिए भी ट्रेवल करते थे। नेक्स्ट इज मर्चेंट्स। एक एरिया के जो मर्चेंट्स थे वो अपना गुड्स लेकर एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रैवल करते थे। हमें हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे ट्रेसेस मिलते हैं कि इंडिया से पहले भी स्पाइसेस बाहर जाते थे। एक सिल्क रूट हमें मिलता है जहाँ चाइना से जो सिल्क है वो ईरान इराक तक भी एक्सपोर्ट होता था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में बाहर से आती थी और इंडिया से बाहर जाती थी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उस वक्त भी चलता था। तो मर्चेंट्स जो ट्रैवल करते थे वो अपने गुड्स के लिए करते थे। हमें पुरानी सिविलाइजेशन की बहुत सारे कॉइन्स हैं जो दूसरी सिविलाइजेशन में मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि शायद आपस में एक दूसरे के साथ इन लोगों के ट्रेड लिंक्स थे, इस वजह से एक दूसरे की करेंसी भी हमें वहां पे मिल जाती है। तो मर्चेंट्स ट्रैवल करते थे। उसके बाद रिलीजियस टीचर्स जो है
जो धर्म गुरु हैं जिन्हें हम कहते हैं, ये लोग ट्रैवल करते थे अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, अपने रिलीजन का प्रचार करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ पर भी जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं वो आए थे, जैसे ब्रिटिश शर्स के साथ मिशनरीज आए थे जो अपने ईसाई धर्म का प्रचार इंडिया में करना चाहते थे। इंडिया से अगर हम अशोक को पढ़ते हैं, मौर्य किंग अशोक को, तो उसने अपने जो एम्बेसडर्स थे वो अलग अलग कंट्रीज में भेजे थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो इस तरह से रिलीजियस टीचर्स भी थे जो ट्रैवल करते थे ताकि हम अब उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको वो लोगों तक पहुंचा सके। कुछ लोग एडवेंचर के लिए, नई चीजों को ढूंढने के लिए, एडवेंचर के लिए भी ट्रैवल करते थे। आज के टाइम भी लोग इसके लिए ट्रैवल करते हैं। इस नेक्स्ट जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसमें ये है कि लोग आज क्यों ट्रैवल करते हैं। तो कुछ चीजें हैं जिसके लिए हम आज भी ट्रैवल करते हैं, जैसे सर्च ऑफ द लाइवलीहुड। आज हम लाइवलीहुड के लिए ना सही लेकिन एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्रैवल करते हैं, दूसरी स्टेट्स में जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, एजुकेशन के लिए हम लोग जाते हैं। आज भी मर्चेंट्स जो हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं ताकि वो अपना जो बिजनेस है उसे एक्सपेंड कर सकें। रिलीजियस टीचर्स आज भी जाते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर ओन स्पेस। एडवेंचर के लिए हम आज लोग भी जाते हैं, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स पर जाते हैं, ट्रैकिंग पर जाते हैं, वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं। तो एडवेंचर्स के लिए आज भी लोग ट्रैवल करते हैं, पहले भी करते थे और अब भी करते हैं। नेक्स्ट आता है कि नेम्स ऑफ द लैंड। इंडिया जो है भारत, इंडिया, हम इसके लिए अलग अलग नेम्स का यूज करते हैं। नेम्स ऑफ द लैंड, इस चैप्टर में हमें बेसिकली इंडिया के लिए दो नाम्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट इज नेचुरली इंडिया, सेकंड इज भारत। ये दो नाम ऐसे हैं जो हम सबसे मैक्सिममली यूज करते हैं हमारी कंट्री के लिए। इवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट्स रिटन इंडिया, दैट इज भारत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने इंडिया एंड भारत दो ही जो वर्ड्स हैं अपने देश के लिए वो यूज किए हैं। तो यहाँ भी हमें हमारे देश का जो नाम है वो दो तरीके से बताया गया है, इंडिया एंड भारत। इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर। देखिए, इंडस रिवर को हम सिंधु कहते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं सिंधु नदी, जो कि एक्चुअली एक संस्कृत वर्ड है और हमारे यहाँ पर संस्कृत बहुत पहले से यूज की जा रही है एज ए लोकल लैंग्वेज, एज अ कॉमन पीपल लैंग्वेज। तो हम इसे सिंधु कहते थे, लेकिन जो लोग पर्शिया से आए थे, ईरान से आए थे, वो लोग इसे इंडस कहते थे, इंडस रिवर। तो इंडस रिवर्स के आसपास जितने भी लोग रहते थे, द पर्सन लिव्ड इन द ईस्ट ऑफ द रिवर। इंडस रिवर्स के ईस्ट पार्ट में जितने भी लोग रहे, जितना भी लैंड था उसे उन्होंने इंडिया कहा और उन लोगों को इंडियंस कहा। सिंधु ही बाद में विद द टाइम हिंदू कहलाया और यहाँ किसी रिलीजन से उनका मतलब नहीं था, सिर्फ इंडस रिवर के ईस्ट साइड में जितना भी लैंड है इन लोगों को इन्होंने इंडिया कहा। तो इंडिया जो वर्ड है हमारा वो एक्चुअली इंडस रिवर से आया है, जो हमारे यहाँ ईरान से जो लोग आए थे, पर्शिया से जो लोग आए थे, उन्होंने ये नाम इंडिया को दिया था। उसके अलावा एक और नाम आता है, दैट इज भारत। ये नाम आता है हमारे ऋग्वेद से। नॉर्थ वेस्ट साइड में जो रहने वाले लोग थे, यानी कि इंडिया वाला जो साइड है, वहां पर रहने वाले हर लोगों को कि लैंड को भारत कहा गया। ऋग्वेदा में इसका जिक्र मिलता है हमें। ये भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े राजा हुए थे भरत, जिनके नाम पर भारत कहा जाता है। तो इंडिया के लिए दो नाम जो हैं वो इस चैप्टर में हमें डिस्क्राइब किए गए हैं, दैट इज इंडिया एंड भारत। इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर। The people who are living east of the Indus River are called the Indians and the land is called as India. Bharat is from the Rig Veda. Northwest people living in the area are called the Bharat. The land is called as a Bharat. It comes from the King Bharat, who and famous King Bharat, which the ancestors of the
दैट किंग इज कॉल्ड एज अ भारत लैंड। तो पूरे दो अलग अलग जो हमारे नाम है वो इस तरह से आए हैं। अब सिंधु से ही हमारा हिंदू हुआ। सिंधु नदी के साइड में जो लोग रहते थे ईस्ट साइड में, उन सबको ही सिंधु पहले कहा गया और धीरे धीरे वो अपभ्रंश होता हुआ हिंदू बन गया, उसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यानी उस लैंड पर जो लैंड है वो हिंदुस्तान है, और जहां जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो हिंदुस्तानी है। इट्स नॉट रिलेटेड विद एनी रिलीजन। हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन। हमारा जो रिलीजन है जिसे हम फॉलो करते हैं वो वैदिक रिलीजन है, सनातन धर्म है। वो जो वेदों पे आधारित रिलीजन है उसे हम फॉलो करते हैं। हिंदू जो वर्ड है वो इंडस रिवर्स के इस साइड में रहने वाले सभी लोगों के लिए यूज किया गया था। उसका रिलीजन से कोई भी जो लिंक्ड है वो नहीं है, या विद द टाइम वी हैव लिंक्ड द हिंदू विद द सनातन धर्म। हम लोगों ने टाइम के साथ हिंदू वर्ड को जो है वो इन हिंदू जो लैंड के लिए यूज किया गया था उसे धर्म के साथ कनेक्ट कर दिया, बट इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स द लैंड। एंड विच रिलीजन वी आर फॉलोइंग, दैट इज सनातन और वैदिक संस्कृति, वैदिक परंपरा जिसे हम कह सकते हैं वो है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हमें चीज दी गई है, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, कि अब ये जो सारी चीजें हैं इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है। तो कुछ चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट में, कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हम पढ़ चुके हैं, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक और सोर्स जो हमें इस एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू मीन्स हैंड, स्क्रिप्ट्स इज सिंपल जो रिटर्न जो लिखी हुई चीज है, हाथ से लिखी हुई जो बुक्स हमें मिली हैं वो उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। ये लिखी किस पर हुई है, ये लीव्स पर लिखी हुई है, ये वॉल्स पर लिखी हुई है, ये पेड़ों की जो हमारी ट्रंक्स हैं उन पर लिखी हुई है। ये काफी कुछ डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं क्योंकि लीव्स हैं तो इनने इंसेक्ट्स ने खा लिया है, या फिर टाइम की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गई हैं। कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जिन्हें हमने प्रिजर्व करके हमारे जो म्यूजियम्स हैं उनमें सेव करके रखा है। कुछ को हम पढ़ पाए हैं, कुछ को नहीं पढ़ पाए हैं, बिकॉज द लैंग्वेज इज डिफरेंट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में हमें बताया, मैन्यूस्क्रिप्ट इज सिंपली द हैंड रिटन, जो चीज हाथ से लिखी हुई है, ओरिजिनल लिखी गई है, दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। उसके बाद हमें इस चैप्टर में इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया गया है। जो वो रॉक पेंटिंग्स और ये सब होते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं। इसकी पूरी डिटेल हमने लास्ट जो हमारा इस चैप्टर का वीडियो था उसमें पढ़ लिया है इंस्क्रिप्शन को। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कॉइन्स, उनकी स्टडी, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इस चैप्टर में एक बात कही गई है, दैट इज वन पास्ट और मैनी। ये हमारी जो हिस्ट्री है, वन पास्ट और मैनी, कि हमारा जो पास्ट है वो एक है या अलग, उसका जो आंसर है वो इस बुक पे है। दिस इज योर हिस्ट्री बुक। इस पे लिखा है आ पास्ट, हमारा पास्ट नहीं, हमारे इतिहास। प्लूरल वर्ड यूज किया गया है, तो क्यों यूज किया गया है? क्या हिस्ट्री एक होती है या बहुत सारी होती है? तो इसमें हम एक चीज कह सकते हैं कि हिस्ट्री अलग अलग होती है। जैसे हर एक कंट्री की अपनी एक अलग हिस्ट्री है, हर कंट्री की अपनी एक अलग हिस्ट्री है, हर फैमिली की अपनी एक हिस्ट्री है, हर इंस्टीट्यूशंस की अपनी एक हिस्ट्री है। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसकी हिस्ट्री कुछ और होगी, आपके फ्रेंड्स अगर किसी और स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी हिस्ट्री अलग होगी, मेरी फैमिली हिस्ट्री अलग होगी, आपकी फैमिली हिस्ट्री अलग होगी, मैं जिस सिटी में रह रही हूँ उसकी हिस्ट्री अलग होगी। एज आई एम लिविंग इन द श्रीगंगानगर, तो श्रीगंगानगर की हिस्ट्री अलग है, बीकानेर की हिस्ट्री अलग है, सेम राजस्थान की हिस्ट्री अलग है, हरियाणा की हिस्ट्री अलग है। तो वन पास्ट और मैनी, तो देर आर मैनी पास्ट। द थिंग इज हर इंसान की अलग हिस्ट्री होती है। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग तरह की हिस्ट्री मिलती है। किस तरह की? कुछ रूलर्स के बारे में, कुछ रिलीजियस फैक्ट्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, फीमेल्स के बारे में,
कॉमन पीपल्स के बारे में। देखिए, कोई भी टाइम जोन रहा हो, कोई भी एज ग्रुप रहा हो, कोई भी सेंचुरी रही हो, इन सब की हिस्ट्री अलग ही रहेगी। रूलर्स किस तरह के थे उस टाइम पे, रिलीजियस फैक्ट्स क्या थे, फार्मर्स किस तरह से काम करते थे, स्टूडेंट्स क्या पढ़ते थे, किस तरह से पढ़ते थे, गुरुकुल था, यूनिवर्सिटीज थी, क्या था। उसके बाद फीमेल्स कैसी थी, फीमेल्स की कंडीशन कैसी थी, क्या आज की तरह वो लिबरल थी, क्या वो लोग भी बाहर जाके काम करती थी, क्या उन्हें स्टडी करना उनके लिए बहुत इजी था। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं। कॉमन लोग कैसे रहते थे, किस तरह से वो अपनी लाइवलीहुड जो इंजॉय करते थे, तो ये सारी चीजें हम पास में पढ़ते हैं। तो पास सिंगल नहीं होता, वो अपने साथ बहुत सारे एस्पेक्ट्स लेकर आता है। उन सारे एस्पेक्ट्स को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो वो हमारे पास्ट बन जाते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंट पास्ट फॉर ईच ऑफ दिस, सो वी कॉल इट एज अ पास्ट, नोट द पास्ट, we use it in a plural form. The next and the last section of this chapter is what do dates means. What do dates mean? यानी हिस्ट्री में जो हम डेट यूज करते हैं वो किस तरह से यूज की जाती हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा BC, AD, देन BCE एंड CE। ये क्यों यूज की जाती है, इनकी क्या फुल फॉर्म्स हैं, ये इस जो चैप्टर है उसका नेक्स्ट पार्ट है। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, AD मीन्स एनो डोमिनो, BCE बिफोर कॉमन एरा, CE मीन्स कॉमन एरा। कॉमन एरा या एनो डोमिनो, ये जो एस्पेक्ट है वो हमारा प्रेजेंट एस्पेक्ट है जिसमें हम 2023 में चल रहे हैं। तो 1 to 2023 वी यूज एज एनो डोमिनो और कॉमन एरा, हिंदी में ईसा या ईसा पश्चात। और BC और BCE हम यूज करते हैं इस 1 से पहले, ये बैक में चलता है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है AD और BC का, ये आपको चैनल की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसे कंप्लीटली स्टडी कर सकते हो, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो पूरा समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री के सोर्सेज जो हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं, हमारे लिटरेरी सोर्सेज हैं, इन सबको भी डिटेल में पहले की वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चैनल की ये सब चीजें देख सकते हैं। सो एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू कैन कमेंट विच पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट एज अ जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, which chapter or topic you want to do first, because your exams are near, I know. So we will do the next topic which you want to do, which is your doubtful topic. So you can comment or DM us for that topic. We will discuss on that topic first. And don't take stress, just read, give your best to your studies and you will get the best. Be confident in yourself by studying. SST is not a tough subject, it's very interesting if you take the interest in that. So take your with the interest, read the things properly and you will do the best. Thank you. If you have any doubt regarding the videos, you can comment or you can DM us to get your answers. Keep connecting, keep studying. All the best. Thank you so much.